नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो देयर। स्वागत है आपका सिंह सर्स डॉक्टर इंग्लिश के इस स्पेशल एपिसोड में। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखिए हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है। तो आइए देखिए हमारा सबसे पहला वर्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परवाह किए बिना। जी हाँ, परवाह किए बिना। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? फॉर एग्जाम्पल, सैनिक सरहद पे अपनी जान की परवाह किए बिना डटे रहते हैं। डटे रहने को इंग्लिश में कहते हैं हैंग ऑन। जी हाँ, इंग्लिश में अगर मुझे इसका सेंटेंस बनाना है तो मैं कहूंगा द सोल्जर्स हैंग ऑन अराउंड द बॉर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइव्स। जी हाँ, इररिस्पेक्टिव आपका वर्ड है। उसके लिए आप समानार्थी शब्द सिनोनिमिक यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ। जी हाँ, रिगार्डलेस ऑफ। यदि मुझे और एग्जाम्पल बनाने हैं तो मैं कह सकता हूं कि वो अपने बॉस से बगावत किया। उसने अपने बॉस से बगावत किया अपनी नौकरी की परवाह किए बिना। He rebelled, rebel यानी बगावत। He rebelled against his boss irrespective of his job। जी हाँ, ऐसे कहेंगे। यदि मुझे और एग्जाम्पल कहना है तो मैं कह सकता हूं कि वो लोगों की फीलिंग्स की कदर किए बिना उसने सबके सामने बड़बड़ करना शुरू रखा। मैं अगर इंग्लिश में कहूँ he kept on babbling, बड़बड़ यानी babble। जी हाँ, he kept on babbling in front of people irrespective of others' feeling। जी हाँ, ऐसे कहेंगे हम इंग्लिश में। तो आइए देखिए हमारा अगला वर्ड जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे सपने चूर चूर हो गए। मैं इंजीनियर बनना चाहता था पर मैं नहीं बन सका, मेरे सपने सारे चूर चूर हो गए। मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था मगर मेरा सपना चूर चूर हो गया। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? यदि मुझे ऐसा भी कहना हो कि कोरोना महामारी के कारण इकोनॉमी जो है वो नष्ट हो गई। जी हाँ, ये दोनों सिचुएशन के लिए आपको एक वर्ड यूज करना है। वो वर्ड है शैटर्ड। जी हाँ, शैटर्ड। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक the economy got shattered। जी हाँ, due to corona pandemic the economy got shattered। I wanted to become a businessman but my all dreams got shattered। I wanted to become a doctor but my all dreams got shattered। जी हाँ, ऐसे यूज करेंगे आप इसे। तो आइए देखिए हमारा अगला शब्द। हिंदी में हम कहते हैं कि वंचित रह जाना। बचपन में उसके माता पिता जल्दी गुजर गए, यानी कि वो अपने माता पिता के प्यार से वंचित रह गया। इंग्लिश में हम ये वर्ड यूज करेंगे डिप्राइव। जी हाँ, डिप्राइव। कैसे लाएंगे इंग्लिश में इसे? सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? His parents got expired too early and he was left deprived from the love of his parents। जी हाँ, ऐसे यूज करेंगे इसे। तो आइए देखिए हमारा अगला शब्द। हिंदी में हम कहते हैं तरसना। मैं आज भी अच्छी सेहत के लिए तरस रहा हूँ। मैं आज भी उसकी याद में तरस रहा हूँ। तरसने को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वर्ड है हमारा crave, C-R-A-V-E। I am still craving for better health in my life। I am still craving for that beautiful young girl in my life। ऐसे कहेंगे इसे इंग्लिश में आप। तो आइए देखिए हमारा अगला शब्द। हम हिंदी में कहते हैं घातक। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे हिंदी में कहना है कि वो एक घातक बीमारी का शिकार हो चुके हैं तो कैसे कहूंगा मैं इसे इंग्लिश में? डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है कि आपकी बीमारी घातक नहीं है, घबराइएगा नहीं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो पहला हमारा सेंटेंस बनेगा कि he became the victim of life threatening disease। दूसरा सेंटेंस डॉक्टर वाला बनेगा कि don't worry, your disease is not life threatening, you will get well soon। ऐसे कहेंगे इसे इंग्लिश में। तो आइए देखिए हमारा अगला शब्द जिसे हम कहते हैं मानसिक तनाव वाला एक्सपीरियंस, मानसिक तनाव वाला जर्नी। कैसे कहेंगे? मानसिक तनाव को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यदि हिंदी में मुझे कहना है कि कुछ गुंडे कल शाम को मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे और उन्होंने मेरा पीछा किया, पूरे जर्नी वो मेरा पीछा करते रहे। वो मानसिक तनाव वाला सिचुएशन था, मानसिक तनाव वाला जर्नी था मेरे लिए। यदि मुझे इंग्लिश में ऐसा एक सेंटेंसेस बनाना हो कि ज्यादा देर तक साइलेंस अगर आप इंटरव्यू में रहोगे तो ये मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। आइए देखिए ये दो सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई जर्नी द गून्स स्नीक्ड अप टू मी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे।
गुंडे मेरी तरफ बढ़ने लगे। गुंडे को इंग्लिश में कहते हैं गून्स। धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहते हैं स्नीक अप। जी हाँ, यदि इंग्लिश में मुझे बनाना है, द गून्स स्नीक्ड अप टू मी and they started following me entire journey, and that was the nerve-wracking experience for me. Too much silence during the time of interview can be a nerve-wracking situation for you. जी हाँ, इस तरीके से आप यूज करेंगे इस वर्ड को, nerve-wracking। तो आइए देखें हिंदी का हमारा अगला शब्द। हम हिंदी में कहते हैं विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। विलक्षण प्रतिभा का धनी होना। मुझे हिंदी में अगर वाक्य बनाना है तो मैं कहूंगा कि आपका बेटा सच में विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। इतनी कम उम्र में उसने चेस कंपटीशन जीत लिया। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले देखें कि सच में को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सच में आपका बेटा विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। Your child is indeed a prodigy for having won a chess competition at a young age। ऐसे कहेंगे इसे इंग्लिश में हम। तो आइए देखिए हमारा हिंदी का अगला वर्ड। जनरली हम हिंदी में कहते हैं कि बात का बतंगड़ बनाना। मतलब क्या? सामने वाले ने कहा कुछ, आपने समझा कुछ और आपने पेश कुछ और कर दिया तीसरे के सामने। कई बार अक्सर लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। जी हाँ, इंटेंशनली भी ऐसा करते हैं, झगड़ा लगाने के लिए। अच्छा देखें, इस वर्ड को इंग्लिश में हम कहेंगे मिसइंटरप्रिटेशन। जी हाँ, मिसइंटरप्रिटेशन। मिसइंटरप्रिटेशंस कैन स्पॉइल योर रिलेशनशिप्स। हिंदी में अगर मुझे ऐसा कहना है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे आपको मैसेज केयरफुली देना चाहिए। लोग मिसइंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उस बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं, अलग तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने कहा कुछ पर पेश कुछ और तरीके से किया जा रहा है। तो इंग्लिश में मुझे कहना होगा कि यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सोशल नेटवर्किंग मैसेजेस बिकॉज पीपल मे मिस इंटरप्रेट योर मैसेजेस। जी हाँ, ऐसे कहेंगे आप इंग्लिश में। मोहित ऑफिस में इंग्लिश समझ नहीं पाता तो वो अक्सर गलत अर्थ लगा लेता है। मोहित is unable to understand English in the office environment and he always misinterprets what boss says to him। जी हाँ, ऐसे कहेंगे इंग्लिश में। तो आइए देखें हमारा अगला शब्द। हिंदी में हम कहते हैं कि घमंडी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझता है। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आप ऐसा कह सकते हैं कि इगोइस्टिक पीपल ऑलवेज ट्रीट पीपल डिसडेनफुली। जी हाँ, डिसडेनफुली, तुच्छ समझना, सामने वाले व्यक्ति को कम समझना। आप यदि कहना चाहो तो आप कह सकते हो scornfully, treat people scornfully। egoistic people always treat people scornfully, disdainfully, दो वर्ड लगा सकते हैं। यदि आपको इगोइस्टिक व्यक्ति के लिए और कुछ कहना है, घमंडी व्यक्तियों के लिए और कुछ कहना है, जैसे घमंडी व्यक्ति हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? आप कह सकते हैं कि egoistic people always try to put the round peg into the square hole। जी हाँ, round peg into the square hole। यदि मुझे इसे और एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, egoistic people always create the map of others and they fit them into that and want them to react as per your desire। जी हाँ, ऐसा भी आप बना सकते हैं। Stay tuned, the part 2 continues। Subscribe to my channel for more such videos।